लुधियाना के और दूसरे उन शहरों के जिन्होंने इस सेमिनार के लिए एक एक दरवाज़ा खटखटाया, एक एक बच्चे से बात की और ये यकीनी बनाया कि हमारा जो शिक्षा का आंदोलन है वो हर उस घर तक जाना चाहिए जहां शिक्षा की बात नहीं हो रही। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद भी आप सभी को इस सेमिनार की सफलता के लिए। अब सफलता भी दो तीन तरह से नापी जाती है। एक सफलता तो होती है कि बहुत बड़ी भीड़ हो, और भीड़ हो मगर उनका ध्यान आपकी तरफ हो ही ना, वो कहीं और ही सोच रहे हैं, अपनी अपनी टोली बना के बात कर रहे हैं, तो उस भीड़ का कोई लाभ नहीं। मगर यहां हॉल को भरा, ये सफलता तो है। दूसरा प्रबंध होता है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छे प्रबंध के साथ प्रबंध सुबह से लेके बल्कि कल दिन में ये सारा हॉल सजाया गया और आज इसको किस तरह से संचालित करना है वो सारा प्रबंध भी बढ़िया था। मगर सबसे बड़ी सफलता होती है कि हम कहते हैं कि हमें 20 साल हो गए, 15 साल हो गए सेमिनार करते हुए। सफलता ये होती है और इस तरह से नापी जाएगी कि उसका परिणाम क्या है, इतने सालों में उसका क्या परिणाम मिला। ललन जी ने एक बात कही यहां कि मुझे सुनने के बाद ऐसा लगा, बच्चों को सुनने के बाद, कि हमें उधर होना चाहिए था और बच्चों को इधर होना चाहिए था। याद है ये बात कि ललन जी ने कही, और हमारा संकल्प है, इसको भी याद करो कि हमने एक दिन आउटपुट दिखानी है कि कम से कम 400-500 अधिकारी, जैसे यहां सपना बोल रही थी कि मैं डी क्लास की ऑफिसर हूं, उससे भी बड़े अधिकारी वो मंच पे बैठे हो और नीचे आप सब लोग, हम सारे लोग नीचे बैठे हो। एक ये सफलता है। और दूसरा, इसमें जो अभी पूर्वानंद जी कह रहे थे कि बोलने का अधिकार, अब देखो कैसे कैसे बच्चे बोले यहां के। मैं कहा करता था आप लोगों को योगामृत में कि सबसे खतरनाक जीव कौन सा होता है, याद है? सबसे खतरनाक जीव, बच्चे तो देखते हैं टीवी में डायनासोर, एनाकोंडा, है ना, मगर सबसे खतरनाक जीव है कौन? बोल दो अगर याद है। रिश्तेदार। कौन? रिश्तेदार। और यहां बेटी ने आके कहा कि रिश्तेदारों से बचो। ये बेबाकी आना भी सेमिनार की सफलता है। ये बेबाकी आनी, और पता नहीं, अब तो ये सोशल मीडिया है, पता नहीं किसके मोबाइल से कब ये बात उसी रिश्तेदार तक पहुंच जाए। यकीनी है ना, होता है। तो उस तरह से भी आपका ये सेमिनार कि किस तरह के बच्चे यहां आके बोले, उस तरह से भी बहुत सफल सेमिनार है। अब दूसरी बात, जो बात यहां
प्रचेता ने आज रखी, उसका शायद 25% हिस्सा भी उसने कभी मेरे तक आने नहीं दिया। उसकी माँ बैठी है, मगर यहां उसने 100% बोल दिया। हमारे सामने आया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। मगर फिर एक बात और कहूंगा आपको कि जब शिक्षा की तरफ बढ़ना है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर हम दंगा करने चले जाएं और ईंट इकट्ठी की हो इमारत बनाने के लिए और रोड पे जाके सारी ईंट चला दें तो बचेगा क्या? इमारत बनेगी और ईंट बचेगी? ना ईंट बचेगी ना इमारत बचेगी। इसमें भी शायद प्रचेता ने सोचा हो या उसकी मां ने कहा हो, मैं उसको दूसरी तरह से कह रहा हूं अपनी समझ से, कि कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा, मगर कीचड़ हो जिसके 4 कदम आगे जाकर आप अपने पांव धो लें, वो दलदल ना हो। अगर दलदल हो तो फिर विरोध करना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा फिर। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित होने के बाद भी आपकी समस्या का हल होना नहीं है। क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने? पहला नारा क्या दिया? शिक्षित हो। दूसरा संगठित हो। अब संगठित को भी समझते नहीं है लोग। और तीसरा उसके बाद क्या कहा? तीसरा कहा कि संघर्ष करना पड़ेगा, करो संघर्ष। शिक्षित होके संगठित, आप संगठित को भी समझ लीजिए। संगठित किसी संगठन के नाम से, किसी बैनर के नाम से, किसी झंडे के नीचे इकट्ठा होना संगठन नहीं है। संगठन होता है जहां हमारे विचार एक, सम विचारों के लोगों का गठन, वो होता है संगठन। जिनके विचार एक, जिनकी सोच एक हो, और फिर वो इकट्ठा हो जाते हैं। उनको तोड़ नहीं सकता कोई जिनके विचार एक हो। मेंबर बनो को तोड़ सकता है। आप अभी जाओ किसी शहर में, 2-4 अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे से मतलब उनका शायद खानदान बड़ा हो, आपको लगे कि इनके खानदान में गुंडे बहुत हैं या इनके पास पैसा बहुत है, और वो आपसे जुड़ जाए और आप उसको कहो कि जी आदर्श के अध्यक्ष आप हैं। यहां किसी शहर में भी, मुरादाबाद हो, बरेली हो, रामपुर हो, कोई शहर भी हो, आप बना दो और दूसरा आदमी उसे आके कहे कि ये तो आपको अध्यक्ष बना गए शहर का, मैं जिले का बनाता हूं, वो रहेगा आपके पास? रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर विचार से जुड़ा होगा तो उसे कोई तोड़ेगा? तोड़ नहीं सकता, उसे नहीं तोड़ पाएगा। तो संगठन का अर्थ होता है अच्छे विचारों का होना। दूसरा, हम कहते हैं कि लुधियाना का सेमिनार ये राष्ट्रीय स्तर का होता है। आज यहां JNK से भी लोग आए हैं, हरियाणा से भी लोग आए हैं, हिमाचल से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, यानी सब जगह से लोग यहां आए और बच्चे बोले भी। बच्चे तो बाद में बोलते हैं, अपना अपना नाम पेश करते हैं, मगर हमने मंच किसे दिया चलाने के लिए? उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हुए तुषार तक्षक को। और दूसरा किसे चुना? फिरोजपुर की बेटी कमला कैक्सी को। उसे राष्ट्रीय रूप दिया। ये नहीं कि लुधियाना कर रहा है तो लुधियाना के बच्चे उसको चलाएंगे, यही एकाधिकार रहेगा, वो नहीं। हमने हर जगह एक लीडरशिप पैदा करनी है। ये भी तरीका लीडरशिप पैदा करने का।
यहाँ जो बोलने आता वो भी, जो यहाँ संचालन करता वो भी। तो उस तरीके से भी हम इसका लाभ उठाते हैं। और दूसरा, इसमें एक सवाल आया था मेरे पास सेमिनार को लेके थोड़ा समय पहले, कि लोग कहते हैं एक सेमिनार हो जाता है और उसके बाद साल भर हमें कोई फॉलो नहीं करता। ये आलसी लोगों का, नालायक लोगों की सोच है। ये सारे टीचर बैठे हैं और पहले भी आते रहे हैं, और टीचर दूसरे भी रिपीट होते हैं। यहां आने वाले किसी टीचर ने नहीं कहा होगा, आप सबको कह रहा हूं दावे से, कि आप मेरे से बात नहीं कर सकते। बल्कि नंबर नहीं है टीचरों ने कई बार अपने, कि हमारे नंबर नोट कर लो। पूर्वा ये आई थी तो उन्होंने मन से अपना नंबर बोला था कि ये नंबर नोट कर लो, कोई जरूरत हो तो मेरे से बात करो। किसी ने फोन किया तो ये तो दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ से आने वाले लोग हैं। जो आप घरों तक पहुंचे, दरवाजा खटखटाते हो, उनको तो पहले आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। जी मुझे ये काम आ गया, शिक्षा में ये कमी आ गई, ये बाधा आ गई, आप इसे हटाओ। ये नालायक लोग जो बहानेबाज होते हैं, वो हर बार कोई नया बहाना खोज लेते हैं, सिर्फ आपसे हाँ ना करें कि मैं इस सेमिनार में आ जाऊंगा। ये बात जहां निवेदिता जी ने कही थी, मुझे याद है, शायद मधुलिका जी ने भी कहा था। वो कह रहे हम कभी कभी बच्चों को कह देना कि एक्स्ट्रा क्लास है, तो बच्चे उसमें भी आनाकानी करते हैं कि जी एक्स्ट्रा क्लास, वही एक दिन छुट्टी थी, हमने कई जगह जाना है। और आप संडे के दिन इतने लोगों को इकट्ठा कर ले, तो ये अद्भुत है, सच में अद्भुत है ये। तो हम लोग वो एक अद्भुत काम हम कर रहे हैं, और फॉलो करने वाली बात कहीं कोई कमी नहीं। जो बच्चे परिणाम दे रहे हैं, एक बच्चे ने यहां आके बोला मानसा से कि वो नशे में चला गया था, और खुद ही उसने कहा कि जब आपकी दिशा मुझे ग्रहण हुई, आपके यहां से मुझे मार्गदर्शन मिला, तो मैंने अपने आप को वापस ले लिया। और ये भी हमें कई बार ज्ञान दिया जाता है। मैंने एक बात सीखी बहुत साल पहले, मुझे न्यूज़ का अर्थ नहीं पता था, मैं न्यूज़ किसे कहते हैं। हाँ, एक अर्थ पता था जो किताबों में पढ़ाया गया था कि ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ लिखा हुआ है, मगर उसका प्रॉपर अर्थ नहीं पता था। तो प्रॉपर अर्थ मुझे बताया गया कि न्यूज़ वो होती जब उसको आप चारों तरफ से खंगाल ले, सारे पक्षों को देख ले, हर तरीके से, हर एंगल से समझ ले, तब वो न्यूज़ बनती है। हमारा नजरिया एक ही तरफ था कि ये ऐसे, मगर हाथ तो इधर भी है ना, इधर वाला भी कुछ और है, इसे भी देखना पड़ेगा। तो वो सोच व्यापक होगी जब मुझे ये समझ में आया कि न्यूज़ तो वो होती है जो सारे पक्षों को, सारे हालातों को, उसकी पृष्ठभूमि को भी पूरी तरह से समझ ले, फिर असल में न्यूज़ बनती है। तो ज्ञान हम धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। मैंने शिक्षा पे बहुत सारी बातें नहीं कर दी, 2-3 बातें कहनी है मैंने। एक तो वाल्मीकि उपवन का जिक्र हुआ, यहाँ कई लोगों ने उसके लिए मदद भी दी। एक साथी आए थे, चले गए, वो पैसा देकर गए 11,000 रुपया। 1 लाख रुपया आपके सामने पुरुषार्थी जी ने पकड़ाया, और बाहर गेट पे खड़े ही राजेश जी आते ही उन्होंने ये नहीं सोच बनाई कि मंच पे 2 अनाउंस होगा, वहां आते ही एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया कि रखो। मैंने अभी गिना भी नहीं, मगर ये है क्या, मैंने अपने इन दोस्तों को भी क्लियर करना है जो मेरे एक फोन पे, हम इनको कोई पैसा नहीं देते, आज तक कोई एक नया पैसा पे नहीं किया।
नहीं तो सेमिनार में स्पीच करने का भी पैसा मिलता और मुझे भी मिलता रहा है, इसलिए पता मुझे। फिर ये क्यों आ जाते हैं, इसलिए मुझे इनको आगे साफ करना जरूरी है। वाल्मीकि उपवन में साथ में एक लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बन रहा है, 200 सीट का हॉल बना रहे हैं। और ये जिससे मैंने आते ही बात भी की इनसे, ये कह रहे जी ये सेमिनार बहुत बढ़िया। मैं कह नहीं, वहां जो करेंगे वो इससे ज्यादा बढ़िया होगा। वो किसके लिए करना है, वहां आपको नहीं बुलाएंगे। वो वहां जो आसपास गांव है, 200 गांव, उनको कांटेक्ट में लेंगे। मैंने जो पिछले 8-9 महीनों में वहां बैठ के जो नोट किया कि वहां बच्चे जो है 2 हिस्सों में बटे हुए सब जगह होते हैं। लड़के तो पढ़ते ही नहीं है, एक पंजाब को नशा खा रहा है और जो नशे में नहीं है वो अपने खेती बाड़ी में अपने कामों में लग जाते हैं। और लड़कियां पढ़ती है मगर उनको इजाजत है, उनके लिए एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन क्या है, LOC, कि जहां तक आपका गांव का स्कूल है ना, जहां तक गांव के अंदर जो स्कूल है, अगर वो 8वीं तक का है तो आपकी सीमा 8वीं तक। अगर वो 10वीं क्लास तक का है, 10th तक, तो आप 10th तक जा सकते हैं। और +2 है तो +2, इससे आगे तो है ही नहीं। मैंने उन लड़कियों से, जितनी लड़कियों से बात की, तो अब क्या कर रहे हो मैंने पूछा। बैठे उस आसपास के एरिया के लोग बैठे हैं बीच में, तो एक ही जवाब, सारी लड़कियों के पास एक जवाब, सीधा सिंपल, कि जी मैंने सिलाई का कोर्स शुरू कर दिया। तो मेरे पास भी, अब मैंने भी एक ही जवाब पकड़ रखा है। सवाल ही है, मैंने कहा जो कपड़ा पहन रखा है सिलाया हुआ कि रेडीमेड? कहते रेडीमेड। तो मैंने कहा तुम्हारी सिलाई काम किसके आएगी? खुद रेडीमेड और सिलाई सीख रही हो, तुम्हारी मां ने भी सीखी होगी, काम आई। अब सिलाई कर रही है कि गोहा कूड़ा उठा रही है? कह रही नहीं, गोहा ही उठा रही है, गोबर उठा रही है। वो वाल्मीकि उपवन पे साल में एक बार नहीं, हर 2 महीने बाद हम कोशिश करेंगे कि आसपास के 10 गांव को कांटेक्ट में लें, वहां के 200 बच्चों को बुलाएं, उनके माँ बाप को साथ में बुलाएं, और साथ में हमारे बीच में ऐसे स्पीकर हो, ऐसे मार्गदर्शन हो जो उनको गाइड कर सके। नवप्रीत कौर का नाम मैंने ललित जी आपसे कहा कि ऐसी जगह हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसी जगह जरूरत पड़ेगी कि अब वहां पूर्वा जी आए, उन बेटियों से, उनके माँ बाप से बात करें। हमने उस बैरिकेड को तोड़ना है, और इसीलिए मैंने यह बोर्ड लगाया है कि रास्ते के रोड़े हटाने हैं, बाधाएं हटानी है। मगर अभी एक नया रवाज चल गया है, ये जो आ गया ना सोशल मीडिया, इसने बड़ा दिमाग खराब कर दिया बच्चों। सब विद्वान हो गए हैं और इनके आगे खड़े खड़े हमें लगता हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं। इतना ज्ञान हो गया इनके पास कि हमें लगता है कि पता नहीं हमारा युग ही नहीं रहा। हम अकबर के युग के हैं, ये मोदी के युग के हैं। इतना ज्ञान आ गया है, हर परंपरा के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ हमें बड़े तरीके से समझाते हैं। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अगर दीवारें तोड़ दी जाएं तो छत बचेगी, छत रहेगी? इसका अर्थ क्या है, मैं क्या कह रहा हूं? फिर समाज ही नहीं बचेगा, इंसान ही नहीं बचेगा। ऐसी चीजें नहीं करनी है, हमने बाधाएं हटानी है। जो बाधाएं हों, जैसे यहां बच्चे बोले कि रिश्तेदारों की नहीं सुननी, ये बाधाएं हैं। मगर कहे कि माँ बाप की नहीं सुननी, ये बात नहीं। एक रोड़े हटाना होगा, एक दीवारें हटाना होगा। कहें कि माँ बाप की नहीं सुननी,
माँ बाप भी कई बार गुमराह होते हैं, और मेरा तो रोज का अनुभव है। डॉक्टर सुरेखा का बहुत बड़ा अनुभव है इसमें, फील्ड में जाके कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप की शिकायत की, मगर जब उस माँ बाप से बैठ के हम लोगों ने बात की है तो माँ बाप ने समझा है माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है। वो समझते, जब हम उनसे बात करते हैं ना कि ये इनको करने दो, तो समझते। मैं तो एक बार, पहली बार हिमाचल के पालम में गया था, और वहां से एक रात रुका था, आ गया वापस। मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट भी याद नहीं मैंने क्या बोला वहां, जो गामृत था, वो सत्संग सेमिनार भी नहीं था। उसके एक महीने बाद वहां से एक मां का फोन आया, दादी का, कह रही जी मैं आपके वहीं से हूं। मैं कहा लुधियाना से नहीं, फगवाड़ा से। मैं चलो एक बात है, कोई नजदीक है। मैंने पूछा आगे, वो कह रही आप पता नहीं क्या क्या बोल गए हैं उस दिन, मेरी तो पोती का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रही जी इसने वो मेडिकल रख लिया। अरे भाई मेडिकल तो रखते ही नहीं है बच्चे, आपकी पोती ने मेडिकल चुन लिया, ये तो डॉक्टर बनेगी, दिमाग खराब बीच में कैसे हो गया? वो कह रही दिमाग खराब इसलिए हुआ कि अब इसने मुझे बताया कि 2 साल पढ़ाई करने के बाद, +2 करने के बाद फिर इसे किसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। अब ये कैसे करूं? तो मैंने कहा मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, लड़की है, अभी तक कोई डॉक्टर बनी नहीं भारत में, आपने किसी लड़की को डॉक्टर देखा नहीं है? कहीं देखा है? तो मैंने कहा वहां कोई भूत प्रेत होंगे, आप किस चीज से डर रही हैं? नहीं जी जमाना बड़ा अजीब है। मैं कहा जिसके साथ पकड़ के आप इनकी शादी करते हो उसका भी 6 महीने बाद पता चलता है ये बहुत बड़ा अजीब है। ये भी पता होता है अजीब है कि कुछ जीव है, होता कि नहीं होता? होता है कि नहीं? बाद में पता चलता है, पहले तो सब कुछ वो जो एक बीच में होता है ना मीडिएटर, विचोदा, दलाल कह सकते हैं, वो सारी कहानी पता नहीं कहां से कहानी बना देता है। मैंने एक दलाल की कहानी पढ़ी थी, अभी थोड़ा टाइम है। एक गरीब आदमी, वैसे तो कहानियों में गरीब ब्राह्मण होता है, एक गरीब आदमी था और कोई कारोबार मिला नहीं, महीने 1.5 महीने से घर का गुजारा मुश्किल हो गया, और उसके पास एक गधा था। अब जब खुद नहीं खा रहा था तो गधे को क्या खिला रहा होगा, और गधा भी सूखा सड़ा हो गया, और उसने सोचा इसे बेच दो, जो भी है बच्चों को तो पालना है। मंडी में ले गया, पशु मेला जो लगता है, अब मगर वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानवर आए हुए, उसके सूखे सड़े गधे को कौन खरीदेगा? बहुत परेशान हुआ। दोपहर बीत गई, शाम ढलने लगी, अचानक एक दलाल पास से गुजरा। ये बड़ी अद्भुत चीज होती है दलाल। वो कह रहा परेशान हो, करा हाँ जी, कह रहा इसके लिए परेशान हो, गधे के लिए करा हाँ जी, बेचने के लिए परेशान हो, करा हाँ जी, कह रहा ये तो कुछ बस ही नहीं, अभी बेच दूंगा, मगर एक शर्त है कि अगर 100 रुपए में बिका तो 20 मेरे। वो कह रहा है आप 20 ले लेना, बेच दो। तो सुबह से यहां तो खड़े भी नहीं हो रहा, चलो एक बार कोई देख दुख के निकल जाए, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा इसके पास। तो वो कह रहा ठीक है। उसने गधे की रस्सी पकड़ी, थोड़ा पानी पूरी उसके ऊपर मारा, फिर कहीं से हल्दी ली, उसका तिलक किया, 2-4 जगह और निशान लगा दिए, और एक बड़े चबूतरे पे खड़ा कर दिया और बोलना शुरू किया कि आपको तो लग रहा होगा कि ये सड़ा सा है, मगर आपको पता है इसकी नानी ईरान से थी। आपको नहीं पता होगा, ये सड़ा सा जो है इसके दादा अरब से थे।
हैरान ऐसे, भाई इंटरनेशनल नस्ल हो गई। बोली लगने लग पड़ी, बोली 100 से भी आगे चले गई। इतने में वो मालिक आ गया उसके, वो कह रहा मैंने नहीं बेचना। करे क्यों? करो मुझे पता ही था इतनी खूबी है। दलाल ऐसा होता है। मैंने उस माँ से, दादी से भी बात की ना, मेरे बच्चे सुनते रहते जब मैं ऐसे फोन करता हूँ। एक दिन भील भी था मेरे पास, उस दिन भी एक लड़की से मेरी लंबी बहस हो गई। थोड़ी सी गाली भी दे देता हूँ, मेरे पेट गाली हैं पक्की, कुत्ता कंजर ऐसी गाली हैं। तो सुन रहा था भील भी, वो कह रहा जी ये बातें तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं कहा मैं तो गाली दे रहा हूँ। कह रहा नहीं जी इसमें तो समझ आ रही है, असल में ये तो बीच बीच में ठोक रहे हो आप, समझ आ रही है। तो उस दादी को भी समझ में आ गई, मगर एक छोटी सी, जैसे होता है मन का एक वहम सा, कूदूं के ना कूदूं, कूदूं के ना कूदूं, एक छोटा सा वहम। उसने मुझे कहा अच्छा फिर ऐसा है, वो है ना कि जैसे ललन जी को एक गलतफहमी थी धर्म वाली, किधर को जा रहे, वो दादी का यकीन था। कह रही थी ठीक है फिर आप अपना शिरवार बनाए रखना। मैंने कहा अच्छा वो कोई बात, गारंटी दे दो वीडियो से। तो क्या हुआ होगा, एक बेटी जो शायद 10वीं में रुक जाती या +2 करती, शादी हो जाती और उसके बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाता। उसका जीवन बच गया। यही उस वाल्मीकि उपवन ने निरंतर काम कर रहा है, निरंतर। और वही से नहीं होना, ये एक शुरुआत है, फिर देश के कई हिस्सों में होना है। देश के कई हिस्सों में वाल्मीकि उपवन कायम किए जाएंगे। मगर जिसकी शर्त होगी कि मंदिर कहें आप, अनंत कहें, धर्मस्थल कहें, शर्त यह होगी कि अनंत से पहले लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर कायम होगा हर जगह। शर्त ये रहेगी। वाल्मीकि तो तभी कहलाएंगे ना, कभी योग सृष्टि की स्टडी करोगे अगर, जो सृष्टि करता वाल्मीकि देवान की पहली रचना है, अगर उसकी स्टडी अगर करोगे, उसमें आदमी की शंकाओं का, जो फिलॉसफी में जैसे होता है, साइकोलॉजी में होता है, लोगों के जो आम आदमी के सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब है। जैसे राम का एक सवाल था, राम का सवाल था नकुश से युद्ध लड़ने के बाद, एक सवाल था उनका कि सीता को क्यों छोड़ा। उसका जवाब था कि मुझे समझ में आया, ऋषि मुनि कहते हैं कि आदमी जब औरत को छूता है तो नरक में चला जाता है। ये योग शास्त्र में लिखा हुआ राम का कहना है। उसका जवाब दिया सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान ने कि शादी तो तुम्हारी बाद में हुई, उससे पहले तुम्हारी 3 माएँ थी, एक भी नहीं। और तू कोई काम करता था, तीनों माओं के पांव छूने जाता था, टच करता था। फिर माएँ अपना हाथ तेरे सिर पे रखती थी, वो टच करती थी, बता कितनी बार नरक में गया। तब राम को समझ में आया कि सोचने का नजरिया गलत था। ये जो सोच है जो आज आदर्श की, ये वहां से। तो इसलिए रास्ते के जो रोड़े हैं, बाधाएं हैं, उनको हटाना है, दीवारों को नहीं। दीवारों को तो बना के रखना है ताकि आपकी छत मजबूत रहे। ओए बंदे बन के बैठ जाओ, ये तुम्हारी लाइन है। ये जो 3-4 तुम बैठी हो। दूसरा मेरे सामने जो सवाल जिस पे मैंने बात कर दी है, एक शब्द होता है धरोहर, जिसको आप दूसरे किसी शब्दों में अगर कहें अमानत, विरासत,
हेरिटेज, धरोहर शब्द होता है, और धरोहर हमारी आम लोगों की भाषा में होता है कि मेरा बाप मेरे लिए क्या छोड़ गया। ये मगर मैं जो जिस रूप में सोचता हूं धरोहर, मैं सोचता हूं कि हम आगे समाज के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। समाज को अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो हमको कैसे बच्चे समाज को देके जाएंगे। फिरोजपुर की कॉलेज की एक बेटी का सवाल था कि मेरी माँ रोज कहती समाज खराब है, मेरी सहेली की माँ भी कहती समाज खराब है, मुझे ये बताओ उसका समाज कौन सा और मेरा कौन सा। समाज तो एक ही है। यानी हम समाज में क्या छोड़ के जाते हैं पीछे, कैसी औलाद छोड़ के जाते हैं, समाज हमारे बाद में वैसा बनता है, वैसा ही समाज बनता है जैसा हम छोड़ के जाते हैं। अब यहां पर मेरी यहां जो बात है धरोहर, हो सकता है इसमें हमारे मित्र सहमत ना हो, क्योंकि इनके पास बहुत विशाल सोच है, और उस सोच को मैं भी समझने की कोशिश करता हूं, मगर मैं जहां खड़ा हूं, वो कहते ना कि कोई कहता है कूद जाओ कूद जाओ, मगर जो आदमी खड़ा उसे पता है कि मेरे नीचे माइल लगी, बम लगा है, कूदूंगा तो पहले ही फट जाऊंगा, पहले मैं फटूंगा। मुझे पता कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरा समाज कहां खड़ा है, मैं उस नजरिए से सोच रहा हूं कि कूदूं कि ना कूदूं। मैं उस धरोहर की बात कर रहा हूं, मैं धरोहर की बात कर रहा हूं आप जैसों की। यहां सवाल उठाया गया था, चेता ने कहा कि बाबा साहब को भी लोगों ने धोखा दे दिया, पढ़े लिखे लोगों ने, कितने लोग साथ रहेंगे। मगर मैं इससे भी थोड़ा और आगे की बात सोच रहा हूं, थोड़ा और ज्यादा आगे की। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मुझे मेरे साथ क्या करोगे, मैं ये सोच रहा हूं आप कौम के साथ क्या करोगे। क्योंकि एक बहुत केस आने शुरू हुए हैं, अचानक ही बताते हैं लोग, और बताते भी हंसते हंसते कि जी लड़का पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, और वहां पे उसे एक लड़की पसंद आई, है तो नहीं कौम की, मगर वो मान गए, और वो तो मान ही जाएंगे। जब तुम्हारा लड़का पीछा नहीं छोड़ेगा वो तो मान ही जाएंगे। मगर उसके बाद ये बताओ, रस्में जब होंगी वो छोड़ दो, रस्मों के बाद जब जीवन शुरू होगा, वो लड़का हमारा रहेगा। ऐसी अगर लड़की होगी तो लड़की हमारी रहेगी, तो हमारे पास क्या बचा, इस हाथ में क्या रहा है। हम इसलिए नहीं जोर लगा रहे। मैंने शुरू में एक लाइन बोली कि मिले जुले भारत मुझे पसंद है, सारी कौमें सारे धर्म मुझे पसंद है, मगर कीचड़ में निकालने के लिए मुझे बहुत सारे हाथों की जरूरत है। मैं कहता हूं साथी हाथ बढ़ाना, वो साथी किसी और का हाथ पकड़ के निकल जाए, तो इस आंदोलन का क्या बनेगा। इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। हाँ, जिस दिन आप बराबर आ जाओगे दूसरी कौमों के, फिर सोच लेना। जब आप बराबर आ जाओगे ना, आपका रुतबा, अभी तो रुतबा बराबर लेना है। यहां शहर का आदमी कभी कभी सोने की चेन पहन के तिलक लगा के निकलता है, सोचता सब पंडित जी कहेंगे मुझे। गांव का आदमी पगड़ी पहन के निकलता है, सोचता है सब सरदार जी कहेंगे, मगर पीछे से दोनों को चूड़ा कहा है। ये सच है कि नहीं है? है कि नहीं ये सच? तो उस चूड़े से जब ऊपर उठ जाओगे ना, दूसरे समाजों ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि चूड़ा होने का मतलब बड़ा अधिकारी होना है, बड़ी सभ्य कौम होना है। उस वक्त सोच लेना ऐसी बातें। अभी मेरी थोड़ी सोच
कट्टर लगेगी हमारे साथियों को, मगर आज यही जरूरत है, इस धरोहर को बचाने की जरूरत है और उसमें एक और काम करने की जरूरत है। करते क्या है आप? अगर आपकी लड़की ने दूसरा लड़का पसंद कर लिया, फिर पता आपके क्या शब्द होते हैं? अब तू हमारे लिए मर गई, शक्ल मत दिखाना, इस घर की दहलीज पे मत चढ़ना, यही होते हैं। अगर आपका लड़का लड़की ले आया, फिर उसका स्वागत करते, पूरे मोहल्ले में बताते फिरते हैं। जब आप ये बताओगे कि ये लड़की वाल्मीकि नहीं, ब्राह्मणों की है, बनिए की है, जाट की है, गुज्जर की, किसी की भी, उसका पता दूसरा अर्थ क्या है कि हम तो बड़े नीच हैं, हम कमीन हैं, ये बड़ों की आदत। आप अपने आप को नीच साबित करते घूमते होते हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे होते हैं। ये अपना थोड़ा सा अपना भी स्वाभिमान बनाओ। दोस्त बनाना बुरी बात नहीं, दोस्त बनाओ और दोस्ती का रिश्ता निभाओ भी, मगर ऐसे नहीं कि कौम से हट गए। अब हमारी जम्मू के मंच पे, जम्मू में सेमिनार था, जब हाथ जोड़ के मधुलिका जी ने ये कहा, शब्द बोले कि मैं उस कौम से आती हूं जिसने आपके ऊपर जुल्म किया, और उस कौम के इस जुल्म का हिस्सा तो नहीं हूं, मगर उस कौम का हिस्सा हूं, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूं। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा कि ये इसलिए आपको नहीं बुलाया कि हम आपको बुला के अपमानित करें, हमने सोच के बुलाया कि आप इन चीजों से ऊपर उठ गए, आप जात पात से ऊपर उठ गए, और मैंने उनको उसी मंच से बहन कह के संबोधित किया था और रिश्ता बनाया भी। यहां भी है, अगर प्रचेता बेटी है यहां, तो गजाला जी भी बेटी की तरह बैठी। ये रिश्ते बनाने में कोई कोताही नहीं, कोई बुरा नहीं। हालांकि इन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई मुझे बुला के, और मैंने रिश्ता भी इसलिए बनाया है भी अच्छी दावतें भी होंगी, तो हल्का किया आपको, थोड़ी तलखी आ गई थी। मगर इन दो बातों को याद रखो हमेशा, पूरी कौम मिलकर आपके पीछे जोर लगाती है। और मैं ललन जी को बता रहा था, ललन जी जिस सेमिनार में आए थे लखनऊ में 2014 में, वहां दो बच्चे भी आए थे, मंच पे खड़े होकर रोए थे कि हमने +2 मेडिकल कर लिया, आगे मेडिकल कराने के लिए हमारे पास कोई नहीं। और इस संगठन ने हाथ पकड़ा था, और आज वो बच्चे, गजाला जी, आज वो बच्चे पीजी कर रहे हैं, और उनमें एक बच्चा, वो जो संदीप, इतना लायक बच्चा कि पहली पीजी उसने छोड़ दी पास करने के बाद, कि मेरी स्ट्रीम मिलनी चाहिए, माइक्रो में कर रहे हैं वो कह रहे मैंने उसी में कर दी है, दूसरे में नहीं दी, दोबारा करूंगा, नंबर ज्यादा लूंगा, अपनी मर्जी का करूंगा। इसी मंच ने, और कौन सा पैसा था हमारे पास, वो जो लोग सत्संग में 10-10 रुपए मत्था टेक जाते हैं, उसी पैसे से उन बच्चों की फीस दी, आकाश की ट्रेनिंग भी कराई और कौन के कॉलेज की एडमिशन भी, यही का पैसा। तो ये उस धर्म में और इस धर्म में फर्क है, जिसको पूर्वानंद जी ने रिकॉग्नाइज कर दिया जब कहा कि हम एक सत्संग में शामिल हैं। ये बात योगेंद्र जी ने भी कही थी कि ये सच्चा सत्संग है, जहां शिक्षा की बात होती है, जहां कमियों की बात होती है, और अपनी कमियों की भी होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, खुद अपनी हमारी गलती है क्या। तो फिर एक बात मेरे बाद मुबारकबाद आपको दूंगा कि बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ, और छोटी सी बात छूट गई व्हाट्सएप की बात, एक समझ लो छोटी मिसाल दे रहा हूं। अभी भारत में हुआ था, कौन सा था, G20 के 20, हाँ G20 हुआ, और भारत के अखबारों ने क्या किया, जो खत्म हुआ उसके बाद कोई खबर नहीं थी उनके पास,
एक ही खबर चला दी, बल्कि व्हाट्सएप में भी, चैनलों पे भी कनाडा के प्रधानमंत्री को 36 घंटे बंधक रहना पड़ा। भी आपकी औकात है उसको बंधक बना के रखने की? आपका तो पूरा देश उसका वीजा मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लिटा जा रहा है कि कनाडा का वीजा मिल जाए। वो तो उसका स्वाभिमान है कि उसका जहाज खराब हुआ, वो कह रहा अपना ही जहाज और आएगा देश से, उसी में बैठ के जाऊंगा। उसने आपसे भी मांग लिया। ये तो चार्टर प्लेन तो यहां भी मिल जाते, कई कंपनियां दे देती, और असली खबर छुपा दी कि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने साथ प्रेस को लाए थे। वो चाहते थे प्रेस से बात हो, और हमारा प्रधानमंत्री कहता रहा कि बस और जो मर्जी कर लो, प्रेस के पास ना मत ले जाना, प्रेस के आगे ना ले जाना। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछेंगे, और सवाल से वो डरते हैं। सवाल से कौन डरता है? जो स्कूल ना गया। क्योंकि स्कूल तो सवाल सिखाता है ना। पहले टीचर एक कहानी सिखाता है, फिर कहानी में से सवाल सिखाता है, कहानी में से ही सवाल आते हैं ना। सवाल करना सिखाती है शिक्षा। और बात बता दूं शिक्षा को लेके, पहली सरकार है जिसने कॉपी, पेंसिल, पेन, पेपर के ऊपर टैक्स लगाया। पहली सरकार है, पहली सरकार। बाकी सरकारें कोशिश करती थी कि बच्चों को पैसा दे के पढ़ाओ। अब ये कह रहे हैं उनसे पैसा जैसे भी छीना जा सकता है, छीनो, ये पढ़ने से भाग जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाएंगे, उनको अनपढ़ मजदूर कैसे मिलेंगे अगर इनको शिक्षा से रोकेंगे, तो उनको लेबर क्लास मिलेगी। मगर हमने भी कोशिश करनी है और सक्षम है। हम इतने रहे गुजरे नहीं है, मगर हमारा तरीका गलत है। लड़का लड़की की जब सगाई करते हैं, उसके ऊपर ही 1-2 लाख रुपया खर्च कर देते, कुछ तो ज्यादा भी करते हैं। मैं बिल्कुल मीडियम बजट बता रहा हूं, वाल्मीकि कौम का, रिंग सेरेमनी का। और लड़की की बीएससी नर्सिंग की एडमिशन होती 60,000 में, उसको करे है नहीं। 70-75 हजार में एडमिशन होती ज्यादा कॉलेज में। रिंग सेरेमनी पे लगा देंगे, जहां जाके उसने सारी उम्र रोना है, और शादी पे इससे भी ज्यादा पैसा है। हम इतने रहे गुजरे नहीं है, अभी भी हम मुकाबला करेंगे और कर लेंगे, तो फिर किसी के भी गलत मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी सरकार आ जाए, बहुत आते रहे। हिटलर ने सोचा था मेरा कभी अंत ही नहीं होना। ये तो हिटलर का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ आपके खड़े होने की जरूरत है। जय भारत।